बगदाद किस्त नंबर 72। बगदाद की रात किस्त नंबर 72। शाही मेहमानों और सुल्तानी दस्ते की रवानगी के बाद कारवां सराय में जंग घटा कुछ कम हो गया। फिर भी इब्ने हर्ब, शहजादी नजमुल लैल, इसकी कुनीज़ें, सराय रसाले और शुतर सवारों की वजह से काफ़ी चहल पहल थी। इत्तेफाक से कोई दूसरा मुसाफिर भी नहीं था। अब अरीश की कारवां सराय के मेहमान और मेज़बान सब एक थे, एक ही समत में चलने और एक ही निशाने पर बैठने वाले तीर, इसलिए इनके दरमियान खुली बातचीत हो सकती थी। अरीश में तुलानी अजीज़ों को मिलाने का मकसद ये था कि तुलूनी हुकूमत और जमात के दरमियान ताउन का मुआहिदा किया जाए, लेकिन नौजवान सुल्तान ने सियासी और मजहबी वजूह की बिना पर किसी मुआहिदे से इनकार कर दिया था। ताहम वो इब्ने हर्ब और शहजादी नजम के ज़ाती और दरपर्दा ताउन पर तैयार था। इस तरह नाकामी में कामयाबी और इनकार में इकरार की एक सूरत पैदा हो गई थी। फ़लस्तीनी सरहदार इस सूरत हाल से मुतमईन था। अब इसे सहराई मेहमानों को ये बताना था कि आइंदा क्या करना है। सुल्तानी काफिले की रवानगी के फ़ौरन बाद पहली मंजिल के उसी हौलमा कमरे में जहाँ तुलूनी अजीज़ों की बातचीत हुई थी, सरहदार शहजादी नजम, इब्ने हर्ब और सरदार नुमान बाहमी गुफ्तगू के लिए इकट्ठे हुए और फ़लस्तीनी दाई इन्हें जमात के मकसद से आगाह करने लगा। इब्ने हर्ब, अगर हारून बिन खुमारवी ने तुम्हें कोई सरहदी इलाका दे दिया जैसा कि वो कहता है, और अगर ना भी दिया तो जमात को शाम के चंद किले दरकार हैं जिन्हें हासिल करने के लिए हमारे कबायली लश्कर शाम के सरहदी इलाकों में ताकत करेंगे। लेकिन ये कार्रवाई तुम नहीं करोगे, बल्कि शहजादी नजम के हुक्म पर अबू गानुम करेगा और वही कबायली लश्कर लेकर शाम की सरहद में घुस जाएगा। अब इसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि शहजादी नजम ने इसे टोक दिया और बेरहमी से बोली, सुलेमान, अगर हारून ने जमात के साथ ताउन का मुआहिदा नहीं किया क्योंकि इसकी कुछ मजबूरियाँ हैं, तो उसका मतलब नहीं कि हम तुलूनी इलाके ताख्त व ताराज करने लग जाएँ। हम तो मुआहिदा इसलिए करना चाहते थे कि मिस्र व शाम को अब्बासियों की इल्गार और ताकत से बचाएं। होशियार सरहदार ने फ़ौरन अपना सर खम कर दिया। शहजादी साहिबा, पहले आप वो बात सुन लें जो मैं बयान करने वाला हूँ, क्योंकि नतीजा तो पूरी बात सुनने के बाद अक्स किया जाता है। फिर भी आपको कोई एतराज़ हुआ तो ये तजवीज़ तर्क कर दी जाएगी और मैं इमाम को इत्तला भेज दूंगा कि आपके हुक्म से शाम पर हमला मनसूख कर दिया गया है। शहजादी नजम ने यह बात तजुब से सुनी कि शाम के सरहदी इलाकों को ताख्त व ताराज करने की तजवीज़ इमाम बारगाह से आई है। इसने सुलेमान बिन आमिर को बोलने का मौका दिया ताकि पूरी बात सुनकर कोई नतीजा अख्स करे, और वो कहने लगा, ये बात तो तुलूनी हुक्मरान भी तस्लीम करता है कि खलीफा मोतजिद, कंसरीन और अवासिम के सूबे जो रूमी सरहद से मुल्हिक हैं इसे हथिया लेना चाहता है, लेकिन हमारे खबरसां जो इत्तलात इमाम बारगाह तक पहुँचाते रहे हैं, इनसे मालूम होता है कि अब्बासी उमरा खलीफा को मिस्र पर कब्जा करने के लिए मुसलसल उकसा रहे हैं। शहजादी अस्मा क़त्ल नज़ा बेचारी इसी सदमे से घुल घुल कर मर गई। ये भी जाहिर है तुलूनी फौज अब्बासी हमले का दिफा नहीं कर सकती। सिपा सलार मोहम्मद बिन सुलेमान दरपर्दा खलीफा से मिला हुआ है। शहजादी नजम भी इस सूरत हाल से बेहद परेशान और इमाम के रूबरू अपनी परेशानी का इजहार कर चुकी है। अब इनका फैसला यह है कि अगर हारून खुमारविया जमात के साथ ताउन का मुआहिदा नहीं करता तो फिर शाम के सरहदी इलाकों को ताख्त व ताराज करके अपने कब्जे में ले लिया जाए और ये मुहिम सरदार अबू गानिम के सुपुर्द की जाए। इस ताख्त और कब्जे का मकसद तुलूनी रियासत और अब्बासी सल्तनत के दरमियान मुदाफ़त का एक ख़त खींचना है ताकि अब्बासी लश्करों को मिस्र शाम की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। इस तरह तुलूनी हुकूमत का जमात से कोई ताउन नहीं होगा और बगदाद के साथ इसका मुआहिदा दोस्ती भी नहीं टूटेगा, लेकिन वो अब्बासियों की इल्गार और ताकत से महफूज रहेगी। अलबत्ता वो इलाके जिन पर अबू गानुम कब्ज़ा कर लेगा तुलूनी शहजादी नजमुल लैल की तहवील में दे दिए जाएंगे, क्योंकि वो अहमद बिन तुलून की बेटी और तुलूनी इलाकों पर हुक्मरानी का हक रखती हैं। ग़ालिबन सुल्तान हारून और शहजादा शबान को इस पर कोई एतराज़ ना होगा। शुमाली इलाकों पर हमले और कब्ज़े से जमात को भी फ़ायदा पहुँचेगा और बनी तुलून को भी। ये सब कुछ बयान करने के बाद सुलेमान बिन आमिर शहजादी से बराह रास्त मुखातिब हुआ। अब बताइए आपको इस मंसूबे पर क्या एतराज़ है? ये कार्रवाई दरअसल तुलूनी रियासत के दिफा के लिए की जाएगी। अगर कोई समझे कि जमात इस बहाने शाम के सरहदी इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहती है तो भी कोई हर्ज नहीं। मेरी राय में अब्बासी लश्करों के शाम की तरफ हरकत करने से पहले ही हम सरहदी इलाके पर काबिज़ हो जाएं तो अब्बासी लश्कर शायद शाम का रुख ना करे। क्या अब्बासियों के बजाय इन इलाकों पर आपका कब्ज़ा बेहतर नहीं होगा? शहजादी नजम के पास इस सवाल का कोई मनफी जवाब ना था। वो तो सुनकर हैरतज़दा सी रह गई थी कि शाम के सरहदी इलाके पर ताकत और कब्ज़े का मकसद अब्बासियों की इल्गार को रोकना और तुलूनी मुमलिकत का दिफा करना है। इसके भतीजे हारून बिन खुमारविया ने ज़ाती ताउन की बिना पर जब इब्ने हर्ब को शाम की सरहद पर एक किला देने पर आमादगी जाहिर की थी तो ये कहा था कि कबीले पर इसे हमला और कब्ज़ा करना होगा।
ताकि अब्बासी कहीं यह न समझ ले कि किला उसे तोहफे में दिया गया है। हमले का मकसद इन्हें इस गलत फहमी में मुब्तला करना था कि इब्न हर्ब ने किला ज़बरदस्ती छीन लिया है। सुलेमान बिन आमिर ने जो मंसूबा पेश किया, इसमें भी वही नक्शा था, वही चाल थी, वही धोखा था, वही झांसा था। अलबत्ता नक्शा बड़ा था तो झांसा भी बड़ा था। इसने गौर किया तो यह कुर्रा बनी तुलून के हक में पड़ता था। कहने लगी, अब हमें कोई एतराज़ नहीं, अलबत्ता अबू गानुम की कार्रवाई से पहले हारून या भाई शबान को एतमाद में लेना और असल मकसद से आगाह करना होगा। इसके बरअक्स मेरे नज़दीक इन्हें इस मामले की खबर देना मुनासिब नहीं। नजमुल लई ने हैरत से सिरायदार की तरफ देखा तो इसने वजाहत की, शहजादी साहिबा, शायद आप नहीं जानती, मिस्र में बनी अब्बास के हमायती पैदा हो गए और उनके जासूस अलकताई में खबरें सूंघते फिरते हैं। अगर इस बात की भिनक भी इनके कानों में पड़ गई कि हम जो कुछ करने वाले हैं हारून बिन खुमारविया इससे आगाह है, तो ना सिर्फ इसे सुल्तान के लक़ब से महरूम कर दिया जाएगा, बल्कि मोहम्मद बिन सुलेमान को इशारा देकर तुलूनी फ़ौज से बगावत कराई जाएगी, जिससे बनी तुलून के हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। आप जानती हैं जैश बिन खुमारविया के अहद में लश्करों की बगावत का कितना भयानक इंजाम हुआ था। शहजादी नजम इस बगावत के तस्वुर ही से लर्ज़ गई, जिससे मुश्तिल लश्करों ने जैश को कत्ल कर दिया था। फिर हारून को मंसूबे से आगाह करने की ज़रूरत नहीं। अब सिरायदार ने बड़ी राजदारी से बताया, सुल्तानी काफिले की रवानगी से कबल मैंने शहजादा शबान से अलहदगी मुलाकात की थी। वो इब्न हर्ब से दोस्ती चाहता और मुझसे तवक्को रखता है कि मैं बगदाद पर कड़ी नज़र रखूं और खलीफा के इरादों की इत्तला से देता रहूं। इसके बाद कुछ कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं थी। इब्न हर्ब ने सुलेमान बिन आमिर की तजवीज़ पर अपनी रजामंदी की मोहर लगा दी। बनी तुलून फ़िलहाल इतबार की जद में है। तुलूनी फ़ौजों पर इस वक्त एतमाद नहीं किया जा सकता जब तक मोहम्मद बिन सुलेमान को सिपा सलारी से अलग नहीं कर दिया जाता। इन हालात में हम तुलूनी हुकूमत की दरपर्दा मदद इस तरह कर सकते हैं कि शाम के सरहदी इलाके पर कब्जा कर लें और अब्बासी लश्करों को आगे न बढ़ने दें। इब्न हर्ब, बेशक हम इस तरह ना सिर्फ बनी तुलून को दरपर्दा मदद कर सकते हैं, बल्कि अपने सराई इलाके की भी हिफाजत करेंगे। सिरायदार ने एक नुक्ता पेश किया, ज़रा गौर करो, अगर इराकी लश्करों ने किसी वक्त शाम पर कब्जा कर लिया तो वादी शाम के हाशिए पर बसने वाले सराई कबाइल इनके घेरे में आ जाएंगे। ये सुनते ही शहजादी नजम दंग रह गई। इब्न हर्ब अपनी नशीस पर मारे हैरत के उछल गया और सरदार नुमान जो अभी तक खामोश बैठा था तड़प कर बोला, ये तो इंतहाई ख़तरनाक बात होगी। इराकी लश्कर दो तरफ से घेर कर हमें तबाह बर्बाद कर देंगे या वादी शाम में धकेल देंगे। अब शहजादी नजम कहने लगी, इस खतरे की तरफ तो हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। हमें अपने सहरा की हिफाजत के लिए भी शाम के सरहदी इलाके पर कब्जा करना होगा। शहजादी साहिबा, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं भी इस मामले की संगीन नोयत से गाफिल हो गया था, मगर एक हस्ती है जो गाफिल नहीं हुई। फिर इस हस्ती का नाम लिया बगैर बताने लगा, जब हम सो रहे होते हैं वो जागता है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं मगर इसकी आंखें खुली रहती हैं और उन मामलात पर निगाह रखता है जो हमारी नज़र से ओझल होते हैं। वो तीनों समझ गए कि इसका इशारा ज़ेर ज़मीन बाउली के हुजरे में मुकीम ज़िक्र किरमत की जानिब है, जो अस्समावा के दस्ते पुरहोल में तन्हा रहता, लेकिन वहाँ से शाम और बाद शाम पर अपना साया डाल रहा है। फ़लस्तीनी सिरायदार ने इसके तैयार करदा मंसूबे का जो खाका खींचा, जो नक्शा बयान किया, इससे एक तरफ अगर बनी तुलून की दरपर्दा हमायत का पहलू निकलता था तो दूसरी जानिब सहरा शाम के हाशिए पर आबाद कबाइल की हिफाजत भी मकसूद थी। लेकिन ये कोई ना जान सका कि इस मंसूबे के नताइज क्या होंगे। शायद फ़लस्तीनी सिरायदार जानता हो, क्योंकि वो बहुत दूर की सोचता और अपनी हर तजवीज़ हरबों और लफ्ज़ों से सजा देता था। कम अज़ कम ये तो जानता था कि किरामता की बिसात पर शहजादी नजमुल लैल को क्या किरदार अदा करना है। वो इसी से मुखातिब हुआ। शाम पर हमले से कबल मुकम्मल तैयारी करना होगी, इसमें कुछ वक्त लगेगा। अबू गानुम और इब्न हर्ब के साथ आपको खुद कबाइल की तरफ जाना और इन्हें इस मंसूबे का मकसद बताना होगा। आप सहराई बहादुरों को बताएंगी कि खलीफा आपके वालिद मरहूम अहमद बिन तुलून की कान करदा मुमलिकत को तोड़ देना चाहता है और आपकी तरफ से अबू गानुम सरहदी इलाके पर कब्जा करेगा ताकि अब्बासी लश्करों को इस इलाके पर कब्जा न करने दिया जाए। सुलेमान, हमारी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया और हम मामले की संगीनी को समझ गए हैं। ये भी जानते कि फ़िलहाल हमारा और इब्न हर्ब का पस मंज़र में रहना ज़रूरी है। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हर बात इसी तरह पेश आएगी जिस तरह सोची गई है, क्योंकि जब हम कोई इरादा या फैसला कर ले तो उसे अधूरा नहीं छोड़ते। सुलेमान ने इसकी आंखों पर, जहन पर एक नया पर्दा गिरा दिया था। हालांकि वो कह रही थी कि पर्दा उठ गया है। बहरहाल इसके सामने एक नया महाज था, एक नया मैदान था और इस महाज की तरफ जाने वाला रास्ता ही
बनी तोड़ उनके दरमियान से गुजरता था। अब यह गुफ्तगू जारी थी कि मशरिकी जानिब से घंटियों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी कारवां की आमद का ऐलान कर रही थी। सूरज गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी, दिन डूबने वाला था और धूप होले होले छतों और दीवारों से उठ रही थी कि आने वाली सदाए जर्स ने इन्हें चुका दिया। सिराजदार जल्दी से उठा और इजाज़त लेकर कमरे से निकल गया। काफिला हिजाज से आया था जिसमें यमन और अदन के कुछ ताजिर भी थे। वो ऊदे हिंदी, संदल और लुबान के अलावा मोती, मूंगे, मरजान और दालें लेकर फिस्ता जा रहे थे जहां इन्हें शिया की बड़ी मांग थी। काफिले में हिजाजी ताजरों के ऊँट ज्यादा थे जिन पर जानवरों की खालें और पानी की पखालें लदी हुई थी। हज और कुर्बानी के अय्याम में मक्का के ताजिर खाले जमा कर लेते और उन्हें सुखाकर दसावर को भेजते थे। काफिले में कुल 50 ऊँट थे। ताजरों, सारबानों और मुहाफिज शाहसवारों की तादाद 40 के लगभग थी। फलस्तीनी सरायदार ने अपने गुलाम मंसूर और नए महसूल कुनिंदा के साथ कारवां सराय की वसील के बड़े फाटक पर काफिले के कुरैशी सरदार अबू खत्ताब और उसके साथी ताजरों का इस्तकबाल किया। फिर उन्हें लेकर सराय की जानिब बढ़ा, जबकि सारबान और मुहाफिज तरसवार लदे हुए ऊँटों के साथ अस्तबल की जानिब हो लिए, जहाँ खादिम नौकर सामान उतरवाने और इसे माल खाने में पहुंचाने के लिए तैयार खड़े थे। अगरचे आमतौर पर काफिले के सारबान, मुहाफिज, तरसवार और ताजरों के करिंदे ही ऊँटों से सामान उतारते और अपनी निगरानी में इसे माल खाने तक पहुंचाते थे, लेकिन सुलेमान बिन आमिर ने कारवानों के थके मांदे मुसाफिरों की सहूलत के लिए सामान उतारने और ढोने वाले खादिम भी रखे हुए थे जो सारबानों, मुहाफिजों और ताजरों के कारिंदों का हाथ बटाते थे। जब सरायदार के खादिम सारबानों के साथ मिलकर सामान उतरवा रहे थे, कारवां के मुहाफिज तरसवारों का सरदार, जिसने अपना निस्फ चेहरा पटके से ढांप रखा था, सहरा में सफ़र करने वाले मुसाफिर अपने चेहरे पर अमूमन नताक से ढांप लिया करते थे ताकि सहराई लू से बचे रहे। अस्तबल में पहले से मौजूद ऊँटों और सानियों को देखकर हैरान रह गया। अस्तबल के दूसरे हिस्से में रिसाले के घोड़े भी नजर आ रहे थे। सानिया और ऊँट भी किसी सहराई जैश का हल्का मालूम होते थे और यही बात इसकी हैरत का बाइस बनी थी कि सराय में कोई फौजी दस्ता क़याम पजीर है। अस्तबल में गधों की चरनियाँ और घोड़ों के थान एक तरफ और ऊँटों के बाड़े दूसरी जानिब थे। दरमियान में एक कद आदम दीवार हाइल थी। वो इस दीवार के साथ साथ चलता हुआ आगे बढ़ा तो नज़र गैर मामूली कदो कामत के घोड़े पर पड़ी, जिसकी पुष्ट पर इराक के शाही रिसाले का दागा हुआ मखसूस निशान देखकर चौंक गया। ऐसे गैर मामूली घोड़े अब्बासी रिसाले के यकाताज अफसरों को दिए जाते थे। अस्तबल में दूसरे घोड़े आम कदो कामत और सहराई नस्ल के थे। अब मुहाफिज सरदार दूसरी हैरत से दो चार हुआ, सोचे लगा कि अब्बासी लश्कर का कोई दस्ता मिस्र में आ गया है। इसने अस्तबल के एक साइज से इस फौजी घोड़े के बारे में पूछा, किसका है? साइस ने मुबहम सा जवाब दिया, एक सहराई अमीर का। मुहाफिज सरदार के पल्ले कुछ ना पड़ा। भला किसी सहराई अमीर का अब्बासिया के शाही रिसाले से क्या ताल्लुक हो सकता है? बाहर आया तो अस्तबल के एक पासबान से दरियाफ्त किया, सराय में किन लोगों का क़याम है? पासबान का जवाब भी मुबहम था, एक सहराई अमीर अपने रिसाले और शुतर सवारों के साथ क़याम मुकीम है। अब कारवां के मुहाफिज सरदार को ख्याल आया, शायद अमीर का नाम छुपाने की कोशिश की जा रही है। इंसानी फितरत का तकाजा है कि जो बात इससे छुपाई जाए उसके बारे में तजस्सुस भी बढ़ जाता है और वो इसी का खोज लगाने पर तुल जाता है। मुहाफिज सरदार का तजस्सुस भी बढ़ गया। वो मालूम करना चाहता था कि अब्बासी रिसाले के दागे हुए गैर मामूली घोड़े पर सवार होने वाला अमीर कौन है और वो अरीश की कारवां सराय में क्या लेने आया है। मुआहिदा दोस्ती के बावजूद मिस्र और इराक के दरमियान फौजी काफिलों की आमदोरफ्त नहीं थी, अलबत्ता तजारती काफिले आते जाते रहते थे। इतने अरसे में शाम हो गई। सारा सामान माल खाने में पहुंचा दिया गया था। सारबान और शुतरसवार सराय के रहायशी हिस्से की तरफ चल दिए। मुहाफिज सरदार भी उनके पीछे पीछे था, लेकिन गैर मामूली घोड़े और इसके सवार से दिलचस्पी बढ़ गई थी। ये महज इत्तफाक ही था कि जब वो सराय के दरवाजे में दाखिल हुआ तो ड्यूली से गुजरते वक्त जहाँ से दाएं बाएं दो जीने ऊपर जाते थे, इसने दाएं जानिब के जीने में एक कबायली सरदार को सुलेमान बिन आमिर के गुलाम मंसूर से बातें करते देख लिया, जो कह रहा था, सरदार नुमान, आप बेफिक्र रहे, सूर्य जब कूच होगा आपको हर शय तैयार मिलेगी। मुहाफिज सरदार ने सरदार नुमान का नाम सुना तो चौंक गया। फौरन जहन की खिड़की खुली और आंधी का एक तेज झोंका अंदर दाखिल हुआ। साथ ही उड़ती हुई नजरों से जीने में उसकी सूरत देखी और हैरत के आलम में आगे बढ़ गया, लेकिन ड्यूली से गुजरकर वही हॉलनुमा कमरे की तरफ जाने वाली राहदारी की दीवार से लगकर खड़ा हो गया कि सरदार नुमान और मंसूर के दरमियान कुछ और गुफ्तगू सुन सके, मगर गुफ्तगू सुनने के बजाय गुलाम के वापस आते कदमों की चाप सुनी तो जल्दी से इसकी तरफ मुड़ गया। मंसूर उसे इस तरह मुड़ते देखकर ठटका। मुहाफिज अफसर, जिसका निफ्स चेहरा अभी तक नताक में छुपा हुआ था, इसके करीब आ गया और सरगोशी में कहने लगा, क्यों भाई, वो बनी कल्ब के सरदार नुमान ही थे ना, जिनसे तुम जीने पर बातें कर रहे थे? मंसूर ने इस पर हैरत की नजर डाली, क्या आप उन्हें जानते हैं? बस एक बार सरेरा मुलाकात हुई,
मेरा ख्याल है वही थे। मंसूर कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया, जैसे नवारत की कोई हैसियत ना थी। या फिर खामोशी ही इसके सवाल का बेहतरीन जवाब था। मुहाफिज सरदार के जहन से एक आंधी से गुजर रही थी। इसने खड़े सोचा, मामला पुरस्कार है और मामले को पुरस्कार ही होना चाहिए। उसे चुटकी बजाई और अपने जहन की खुली खिड़की से निकलकर एक बार फिर अस्तबल में जा पहुंचा, जहाँ सरदार नुमान के हवाले से दागे हुए खास इराकी घोड़े के सवार को शिनाख्त कर लिया। वो इब्ने हर्ब अल-कुंदी के सिवा कोई नहीं हो सकता था जो कभी इराक के शाही रिसाले के एक आज़ाद अफसर और मुहाफिज दस्ते का सालार रह चुका था। इस शिनाख्त के साथ ही पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई कि खलीफतुल मुस्लिमीन मोतज़िद बिल्ला का बागी बनी कल्ब के सरदार नुमान के साथ, जिसने अस्समावा में अब्बासी लश्कर से जंग लड़ी थी, रीश की कारवां सिराय में मौजूद है और सवेरे दोनों अपने रिसाले और शुतुस्वा दस्ते के साथ यहाँ से कूच कर जाएंगे। इसी हैरत और सनसनी की हालत में आगे बढ़ा और हॉल कमरे से गुजरकर मुंतजिम के पास आया, जहाँ इसका नायब पहले से मौजूद था। मंसूर एक बार फिर वही दिखाई दिया। सरदार ने इस पर उचटती सी नज़र डाली, मगर नायब उसे लेकर मगरिब जानिब हो लिया और तवील राहदारी अबूर करके शिमाल जनूबन फैले गुलाम गर्दिश में पहुंचा। फिर वह जानिब मुड़ा और एक कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ एक शुतरसवार साथी इसका मुंतजिर था। सिराय के बड़े कमरों में कई कई आदमी ठहरा जाते थे। कारवानों के सारबान, मुहाफिज, हत्ता के ताजिर भी अमूमन मिलजुल कर रहना पसंद करते थे। अलबत्ता उमरा, रूसा और शयूख के लिए अलग अलग कमरे थे। मुहाफिज सरदार, इसके नाइब और एक साथी को जो कमरा मिला वो मगरबी जानिब वाक़े और मगरबी गुलाम गर्दिश में खुलता था। कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद किया और अपने दोनों साथियों को करीब बैठाकर सरगोशी से कहने लगा, दोस्तों, हम तीनों बेशक एक अहम मकसद की खातिर फिस्ताद जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो इससे भी ज़्यादा अहम मामला निकल आया है। अहम मामला? दोनों साथियों ने बेयक जुबान पूछा। सरदार ने अपनी आवाज़ कुछ और दबा ली और कहा, सिराय में इब्ने हर्ब अल-कुंदी और बनी कल्ब के सरदार नुमान अपने लाओ लश्कर में ठहरे हुए हैं। हमने अस्तबल में जो घोड़े, सारनियाँ और ऊँट देखे वो इन्हीं के हैं। इस इंकिशाफ पर दोनों साथी भी इस हैरतनाक सनसनी से दोचार हुए जो उनके सरदार पर गुजर चुकी थी। वो इब्ने हर्ब और सरदार नुमान का नाम सुनते ही हवास बाख्ता हो गए। नायब ने पूछा, क्या तुमने नहीं देखा है? मैंने सरदार नुमान को देखा है, इब्ने हर्ब को नहीं देखा, लेकिन अस्तबल में इसका दागा हुआ फौजी घोड़ा मौजूद है। दोनों साथियों की हैरत पाश नजरें सरदार की नजरों से टकराई और एक बार फिर इनके मुंह से बेक वक्त एक ही लफ्ज़ निकला, फिर क्या? अगर तुम कमरे से निकलो तो अपने चेहरे नताक से ढांप लो, उनके आदमी यकीनन तुम्हें पहचानते होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हम फिस्ताद के मकसद से भी एक बड़ा मार्का सर कर सकते हैं। साथी ने कोई जवाब न दिया और सरदार उनकी खामोशी को नीम रजामंदी समझकर कहने लगा, दोस्तों, तुम जानते हो इब्ने हर्ब अमीरुल मोमिनीन का बागी और इन्हें जिंदा मुर्दा हालत में मतलूब है। अगर ये खिदमत सर अंजाम दे सके तो इसका सिला अमीरुल मोमिनीन की खुशनुदी हासिल होगी, जो न सिर्फ हमें मालामाल कर देगी बल्कि हम आला मनसब और बड़े रुतबे हासिल कर सकते हैं। दोनों साथियों ने इसका मतलब समझ लिया और दम बखुद रह के नाइब बोला, वो यहाँ अकेला नहीं, शुतर सवारों का दस्ता और रिसाला इसके साथ है, जबकि हमारे हमरा गिनती के कुल 20 मुहाफिज हैं, वो भी हम तीनों के अलावा सब मीरे कारवा या फिर यमनी ताजरों के आदमी हैं। अबू खत्ताब हमें किसी बेवजह लड़ने भिड़ने नहीं देगा, क्योंकि हम एक तिजारती कारवा के मुहाफिजों की हैसियत से सफ़र कर रहे हैं और ताजिर लोग झगड़ा पसंद नहीं करते। दूसरे साथी का जवाब ही मायूसकुन था, सरदार, दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है, फिर हमारे साथ दूसरे मुहाफिज किसी फौजी रिसाले या शुतरसवार दस्ते से लड़ने पर हरगिज़ तैयार ना होंगे। मुकाबले में हम 3 रह जाएंगे और ये मुकाबला नहीं खुदकुशी होगी। सरदार ने दोनों के जवाब सुन लिए, फिर बड़े तहम्मुल से कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इब्ने हर्ब से जंग लड़ने, इससे मुकाबला करने की हिमाकत करूँगा? हरगिज़ नहीं दोस्तों, हम ये मुकाबला जीत नहीं सकते, मगर जंगल मोहब्बत में हर फरेब या हरबा जायज़ होता है। हम इब्ने हर्ब के ख़िलाफ़ हरबा इस्तेमाल करेंगे। ये भी सुन लो, हिम्मत और दिलेरी से काम लेकर किसी ख़तरनाक मंसूबे का आगाज़ तो हो सकता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आदमी को खुद ख़तरों से गुजरना पड़ता है। मेरे जहन में एक मंसूबा है जिसके लिए हमें भी ख़तरा मोल लेना पड़ेगा। अब दोनों साथियों की दिलचस्पी बढ़ी और इसके बाद तवज्जो से सुनने लगे। सरदार ने बताया, हमें जो कुछ भी करना है आज ही रात करना है। अगला सुबह लोग अपने सहराई मस्कन की जानिब रवाना हो जाएंगे। इससे सबसे पहले हमें यह मालूम करना है कि इब्ने हर्ब सिराय के किस मंजिल और किस कमरे में मुकीम है। मेरा ख्याल है सरदार नुमान की तरह वो भी ऊपर की किसी मंजिल पर ठहरा होगा। साथी के लिए बेचैन हो रहे थे कि इसका मंसूबा क्या है। नाइब बोला, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं मालूम कर लूँगा कि वो किस मंजिल और किस कमरे में मुकीम है। तुम अपना मंसूबा बताओ। अब सरदार ने अपना मंसूबा पेश किया, ये मालूम कर लेने के बाद कि वो पहली या दूसरी मंजिल के किस कमरे में मुकीम है। आज रात के बाद जब सिराय में सब लोग सो रहे होंगे और वो भी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा होगा,
हम अपने खेल का आगाज़ करेंगे, जिसका पहला मंजर ये होगा कि मैं ऊपर का रुख करूँगा। जीने का दरवाज़ा बंद होगा, लेकिन मैं बंद दरवाज़ा खोलना जानता हूँ और बेआवाज़ जीना अबूर करके उस कमरे में पहुँच जाऊँगा। इसके कमरे का दरवाज़ा बंद होगा, उसे यूँ खोल दूँगा कि इसकी दहलीज पर भी कोई खटका या आहट नहीं सुन सकेगा। फिर जल्दी से कमरे में घुसकर तलवार के एक ही वार से इब्ने हर्ब का सर कलम कर दूँगा और उसका बरीदा सर चलनी थैले में डालकर, जो मैं साथ ले जाऊँगा, नीचे उतरूँगा। तुम्हें बस ये करना है कि मेरे नीचे उतरने तक सिराय के मगरबी सिर पर कमर डालना होगी, क्योंकि हम तीनों को यहाँ से निकलना और फरार होना है। ये हमारे खेल का दूसरा और आखिरी मंजर होगा। दोनों ने सब कुछ बड़ी हैरत से सुना और दंग रह गए। फिर नायब के होंठों पर जहर खन से मुस्कुराहट तैर गई। सरदार, तुम्हारा बेआवाज़ ऊपर जाना, बेखटके दरवाज़ा खोलना और सोए हुए इब्ने हर्ब का सर काट कर नीचे उतरना, ये सारा मंसूबा तिलिस्म होशरुबा से कम नहीं, ये फिर ख्याली पुलाव पकाने के मुतरादिफ है। अव्वल तो यकीनी है कि इस वक्त सिराय के सारे मुलाजिम भी सो रहे होंगे। दूसरे, इब्ने हर्ब जैसे जंगी मर्द को बेखबरी में हलाक करना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होगा। मुमकिन है वो जाग जाए या तुम्हारा वार ओछा पड़े और तुम इसे जख्मी करने के सिवा कुछ ना कर सको, बल्कि खुद अपनी जान से हाथ धो बैठो। ये तो इंतहाई ख़तरनाक खेल है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि किसी ख़तरनाक खेल को इंजाम तक पहुँचाने के लिए आदमी खुद भी ख़तरों से गुजरना पड़ता है। इस खेल में ख़तरा ज़रूर है, ताहम अगर मैं कामयाब लौटा और हम तीनों इब्ने हर्ब का सर लेकर सिराय से फरार हो गए तो इसका सिला भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन हम फरार कैसे होंगे? हमारे ऊँट अस्तबल में है और वहाँ सिराय के पासबन पहरा देते हैं। हम अस्तबल से अपनी सवारियाँ हासिल नहीं कर सकते। ये बात मैंने सोच ली है मोल्ला। सरदार ने पहली बार अपने नायब का नाम लिया और कहा, बेशक हम अस्तबल से अपना ऊँट हासिल नहीं कर सकते, ना सवारियों के बगैर तवील सफ़र मुमकिन है, लेकिन सिराय से निकलकर 5-6 मील तो भाग सकते हैं। तुम्हें याद होगा आज जब हम अरीश की जानिब आ रहे थे, पहले नखलिस्तान के पास जो यहाँ से 5-6 मील दूर होगा, खाना बदोश बदुओं का एक डेरा नज़र आया था। मैंने वहाँ आले नस्र की साड़ियाँ देखी हैं। हम खाना बदोशों के डेरे तक पहुँच गए तो इनसे 3 साड़ियाँ खरीद कर हिजर और दोमजुल जंगल के रास्ते इराक का सफ़र करेंगे। तेज़ रफ्तार साड़ियाँ हमें चंद रोज़ में बगदाद पहुँचा देगी। अगर खाना बदोशों ने साड़ियाँ बेचने से इनकार कर दिया तो हर चीज़ अपनी कीमत पर बिक जाती है। तुम अच्छे दाम लगाओ तो आदमी भी खरीद सकते हो। चलो, अगर हम सिराय से फरार होने में कामयाब हो गए तो खाना बदोशों को डेरे तक पहुंच जाएंगे और साड़ियाँ भी हासिल कर लेंगे। लेकिन हमारे पीछे कारवां का क्या होगा? कत्ल की पादाश में सब लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, ऊँटों समेत सामान लूट लिया जाएगा। कारवां पर मुसीबत तो ज़रूर आएगी, लेकिन अबू खत्ताब कह सकता है कि वो हमारे इरादे से वाकिफ न हमारे खेल में शरीक था। फिर एक लम्हा ठहरकर सरदार ने दोनों साथियों को समझाया, दोस्तों, हमें तो अपने काम से मतलब है। अगर हमारे खेल का कुरा ठीक पड़ा तो सब कुछ इसी तरह होगा जैसे मैंने कहा। अभी शाम का वक्त है, लोग सिराय में चल फिर रहे हैं। हमें इसी वक्त मगरबी फसील का जायज़ा लेना और कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल करना है। फिर वक्त हाथ नहीं आएगा। और मोल्ला, उस कमरे का पता मालूम करो, लाहे अमल बाद में तय होगा। मेरा ख्याल है अगर सिराय के किसी लड़के से पूछोगे तो एक दिनार के व्यस्त तुम्हें सब कुछ बता देगा। सरदार ने एक ख़तरनाक खेल का जो नक्शा पेश किया वो बज़ाहिर बड़ा आसान और अमलन बेहद मुश्किल था, मगर इसके साथ खलीफा मोअत्तज़ बिल्लाह की खुशनुदी का तस्वुर इस कदर खुशकुन और तिलिस्म आफरीन था कि दोनों साथी इनकार न कर सके और मंसूबे में शरीक हो गए। शिरकत की एक वजह यह भी थी कि जो कुछ करना था सरदारी को करना था, इन्हें तो सिर्फ इसके साथ फरार होना था। तीसरे साथी को कमरे में छोड़कर सरदार और नायब दोनों जरूरी मालूमात हासिल करने और सिराय का जायजा लेने के लिए बाहर निकले। अब नायब ने भी अपना निफ चेहरा ताक से ढांप रखा था। सिराय में खूब चहल पहल थी। दोनों चहल पहल में गायब हो गए। एक खतरनाक खेल का आगाज हो गया था। इशा के बाद वो तीनों अपने कमरे में मौजूद थे और इस असना में उन्होंने कई अहम मालूमात हासिल कर ली थी। ये महज इत्तफाक या तकदीर की चाल थी कि सरदार का लायब मोल्ला सिराय के एक लड़के को लालच देने में कामयाब हो गया और सिर्फ एक दिनार की इवज़ ये बात मालूम कर ली कि सिराय में सरदार नुमान के अलावा इब्न हर्ब कुंदी और शहजादी नजमुल लैल भी मौजूद है और सवेरे वो बनी कल्ब की तरफ रवाना हो जाएंगे। लड़के ने बताया इब्न हर्ब और शहजादी नजम दूसरी मंजिल पर उस कमरे में मुकीम है जो सुल्तान मिस्र के लिए मखसूस और मगरबी जानिब वाक़ है, लेकिन शहजादी नजम की तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए सिरायदार ने उसे अपनी निजी रहायश गाह के एक ख़ास कमरे में मुंतकिल कर दिया है ताकि वो मुकम्मल आराम कर सके। ताहम शहजादी की सूडानी कुनीज़ अंबर आज रात इब्न हर्ब की खिदमत में होगी। इतनी मुकम्मल और अहम मालूमात फराहम करने पर नाइम मोल्ला ने खुश होकर लड़के को 1 दिनार और बख्श दिया। ये सब बातें इतनी आसानी से मालूम हो गई थीं कि नाइब इसे किस्मत का करिश्मा समझा। गोया हालात मुवाफिक थे।
वक्त साथ दे रहा था और हर बात मंसूबे के ऐन मुताबिक अमल में आ रही थी। एक और इत्तिफाक ये हुआ कि वो कमरा जहां एक भयानक वारदात होने वाली थी उस कमरे के ऐन ऊपर था जिसमें वो तीनों मुकीम थे। दूसरी मंजिल के कमरे की एक जानिब मगरबी खिड़की खुलती थी। वारदात के बाद सरदार इस खिड़की से कमंद के जरिए नीचे उतर सकता और अपने साथियों के हमरा सिराय से बउजरत फरार हो सकता था। जबकि इन्हें यह पता भी चल गया कि मगरबी फसील की जानिब कोई पासबान और पहरेदार नहीं होता, क्योंकि रात को जागने में पहरा देने वाले चौकीदार अस्तबल की निगरानी और पासबानी करते हैं। हालात की सूरत इस कदर मुनासिब और हस्बे हाल थी कि कामयाबी के तस्वुर से इनके जिस्मों में सनसनी दौड़ने लगी। अलबत्ता रात को सुरानी कुनीज अंबर की इब्न हर्ब के कमरे में मौजूदगी परेशानी का बायस बन सकती थी। न जाने कुनीज की खिदमत का सिलसिला कब खत्म हो, सिर्फ एक बात हौसला अफजा थी कि सुबह ने इसराय से कूच करना था। इसलिए मुमकिन था कि अंबर की खिदमत के लम्हात ज़्यादा तवील ना हो और वो जल्द सो जाए। एक ख़तरा और भी था कि कुनीज कहीं शोर न मचा दे, लेकिन सिरायदार ने उसे खामोश रखने का इलाज सोच लिया था। इस सूरत में उसे दूसरा कत्ल करना होगा, जिसके बाद कुनीज ना तो शोर मचा सकती थी, न बोल सकती थी, बल्कि इसकी ज़ुबान हमेशा के लिए तालू से लग जाती। इस ख्याल के पेश नज़र सिराय से फिरार होने के बाद इन्हें ताक़ुब से बचने की खातिर गैर मारूफ गैराबाद और उजाड़ रास्तों पर सफ़र करना पड़ेगा। रात के खाने का निस्फ हिस्सा बचा लिया और पानी की 3 छागलें भी भर के रख लीं, जिन्हें साथ ले जाना थी। तीनों तलवार चलाने और नेज़ा मारने में माहिर थे। उन्होंने ये फैसला भी कर लिया था कि भागते वक्त किसी पासबान या पहरेदार ने उनका रास्ता रोकने या शोर मचाने की कोशिश की तो इसे भी जान से मार देंगे। और जब तक सिराय में इब्न हर्ब के कत्ल का इल्म होगा वो अरीश से दूर जा चुके होंगे। कभी कभी तकदीर आदमी को उन रास्तों पर ला खड़ा करती है जिन्हें वो बहुत पीछे छोड़ आता है, या रास्ते इतने दुश्वार गुजार होते हैं कि इन पर सफ़र करने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन तकदीर किसी रोज़ नागहां इसका हाथ पकड़ लेती या फिर उसे छुड़ी हुई मंजिल या कठिन रास्ते पर ले आती है और यह सफ़र की तरगीब थी, गोया कामयाबी की राह डाल देती है। कारवां का सरदार समझ रहा था कि इसके साथ ही मामला पेश आया है। साथी भी महसूस कर रहे थे कि आज रात एक ऐसा वाक़या ज़ुहूर में आने वाला है जो सरदार के साथ साथ इनकी किस्मत भी बदल देगा। अगर वो पहले इस खेल को ख़तरनाक समझ रहे थे तो हवा का रुख देखकर जो उनके मंसूबे के मुताबिक चल रही थी अब मुतमईन हो गए थे। इन्हें निस्फ रात को अपने खेल को इख्तिताम तक पहुँचाना था और ये एक अजीब बात हुई थी। कभी रात का पहला पैर ख़त्म न हुआ था कि सिराय पर सन्नाटा तारी हो गया। कारवा के मुसाफिर थकन के मारे और वो बादनशीन जिन्हें सवेरे कूच करना था अलग सुबह बेदार होने के लिए जल्द सो गए। लेकिन वो तीनों अपने कमरे में जाग रहे और वक्त का इंतजार कर रहे थे जो कछुए की सी रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। बाहर अव्वलिन रातों का चांद गुरूब होने वाला था। रात अपना निस्फ सफ़र तय कर चुकी और अब अंधेरे में दाखिल हो रही थी। सिराय के मुसाफिर, मुंतज़मीन, गुलाम, रकाबदार, नौकर और बर्तन धोने वाले लड़के सब अपने अपने कमरों और हुजरों में गहरी नींद सो रहे थे। हर समत खामोशी तारी थी, हत्ता कि अस्तबल से किसी जानवर की आवाज़ भी सुनाई न देती थी। कारवां के मुआफिज सरदार ने अपने चेहरे को नताक से पूरी तरह ढांप लिया और सिर्फ आंखें नंगी रहने दी। इसके दोनों साथियों ने भी चेहरे छुपा लिए थे। सरदार ने आधी रात गुजरने के बाद थोड़ी सी देर मुनासिब समझी। वो जानता था कि कमरे में उसे जाना है, वहाँ एक औरत भी मौजूद है और जब कोई औरत मर्द की रफीक तन्हाई हो इसकी दिलकशी मर्द को उलझा देती है। दूसरी मंजिल के इस कमरे में भी निस्फ पहर से कोई आवाज़, कोई आहट, कोई सरसराहट न दे रही थी सुनाई। फिर वो इस वक्त कमरे से निकला जब बाहर चांद गुरूब हो गया था, लेकिन सिराय की राहदारियों में सिर्फ 1-2 कंदीलें फिरोजा थी। सरदार ने बाहर निकलकर इधर उधर देखा। चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। सिराय के कुत्ते और बिल्लियां भी सो गए थे। कमांद कंधे पर डाले और तेगे बरैना हाथ में दिए वो दबे पाँव नीम रोशन नीम तारीख राहदारी में रेंग गया जो हॉलमा कमरे की तरफ जाती थी और इसके दोनों साथी भूतों की तरह गुलाम गर्दी से गुजरकर मगरबी फसील की जानिब हो लिए। सरदार गरबा पर पाचाल चलता हुआ कमरे से निकला और राहदारी में चलता ड्योढ़ी तक आ गया। इस असना में ना उसे किसी ने देखा, ना कोई उसे नजर आया। वह कोई था ही नहीं। सब लोग अपने अपने कमरों और हुजरों में महवे ख्वाब थे। ऊपर जाने वाले दोनों जीनों के दरवाजे अंदर से बंद थे। इसने कमर से बंधी हुई एक नोकदार फौलादी सलाख निकाली और दाएं जानिब के दरवाजे पर उस जगह रख दी जहां अंदर की जानिब लोहे का कुंडा चढ़ा हुआ हो और इसके 2 कांटे बाहर निकलकर दरवाजे में पेवस्त हो गए थे। इसने 2 को बारी बारी बड़ी महारत से ऊपर उठाया और फौलादी सलाख से यूं पीछे धकेला के वो अपने सुराखों से निकल गए। अंदर एक हल्का सा खटका हुआ जिसे इसके सिवा किसी ने ना सुना होगा। फिर दरवाजे पर हाथ का हल्का सा दबाव डाला तो वो खुलता चला गया। दरवाजे से गुजरकर उसने आहिस्ता से दोनों पट भीड़ दिए और दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल में पहुंचा तो 1-2 लम्हे सुनगुन लेता रहा, लेकिन पहली मंजिल के बासी भी गफलत की नींद सो रहे थे। एक गहरी खामोशी और चुप के सिवा वहां कुछ ना था। जैसे आज रात सिराय के सारे मेहमानों और सब मेजबानों को किसी ने दवा पिला दी थी
और वो इसके नशे में गर्क हो गए थे। कोई न जानता था कि रात की तारीकी और खामोशी में पुरस्कार तकदीर कौन सा खतरनाक खेल खेल रही है और अनकरीब कैसा लर्जा खेज सानहा रूनुमा होने वाला है। ये इत्मीनान करके के पहली मंजिल पर नींद ने अपना जादू फूंक रखा है और किस्मत इसका साथ दे रही है। वो बड़ी होशियारी और एहतियात से दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। वहां भी एक मुहिब चुप ने इसका इस्तकबाल किया। राहदारी में कंदील रोशन थी और वो इसकी रोशनी में सांप की तरह बेआवाज चलता मगरबी सिरे पर वाक़े शाही कमरे की जानिब बढ़ा। किसी कदर अजीब और हैरतअंगेज बात थी। न किसी आंख ने उसे देखा, न किसी तलवार ने इसका रास्ता रोका और वो किसी मुज़ाहमत के बगैर दूसरी मंजिल के उस कमरे में पहुंच गया जो उसका मुद्दा या शिकार मौजूद था। ये देखकर तो सरदार की हैरत और खुशी की कोई इंतहा न रही कि दरवाज़ा सिर्फ भीड़ दिया गया था और अंदर से बंद नहीं था। कमरे में फानूस की शम्में गुल कर दी गई थी। सिर्फ एक कंदील रोशन थी जिसकी रोशनी दरवाजे की झरी से किसी जरे किरण की सूरत बाहर आ रही थी। सरदार दूसरा दरवाजा खोलने की सहमत से बच गया और झरी से आंख लगाकर अंदर का मंजर देखने लगा। दरवाजे का भारी अतलसी पर्दा एक तरफ हटा हुआ था। अंदर शाही मुसहरी पर एक औरत और एक मर्द आमने सामने लेटे सो रहे थे। उनका तनफ्फुज नींद में बेसुध अफराद की तरह तेज चल रहा था। औरत का खूबसूरत सांवला चेहरा इसके सुडानी होने की अलामत और दरवाजे की जानिब था। वो सुडानी कुनीज अंबरी थी जबकि पहलू के बल लेटे मर्द का मुंह परली तरफ और दिखाई न देता था। ताहम वो इब्ने हर्ब के सिवा और कोई हो भी नहीं सकता था। सुडानी कुनीज सिर्फ उसी की खिदमत करती थी। ये मंजर देखकर सरदार का खून इसके शरियानों में तेजी से सरसराने लगा। खुश नसीबी यहाँ भी इसके साथ थी। हर मरहला उसकी तवक्को से कहीं बढ़कर साजगार साबित हुआ था। अब उसे सिर्फ दरवाज़ा खोलना और अंदर दाखिल होकर तलवार के एक ही वार से महवे ख्वाब इब्ने हर्ब का सर कलम करना था। उसने किसी आहट के बजाय दरवाज़ा खोला, नंगी तलवार हाथ में तोलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और एक लम्हे के अंदर दुश्मन के सर पर पहुंच गया। वो तकदीर भी जो इसे यहाँ तक ले आई थी इसके साथ ही कमरे में दाखिल हुई ताकि देख ले कि मौत का सानिया किस तरह पेश आता है। सरदार ने जचा तुला और भरपूर वार करने के लिए तेगे बरहना बुलंद की और वह भी नीचे भी नहीं आई थी कि अकबी पर्दे से निकलकर एक साया कोंदे की तरह लपका। फुलाद की एक धार चमकी लहराई और साथ ही दोनों तलवारों के टकराने की होलनाक झनकार पैदा हुई और ऐसी थी वो झनकार के इसके साथ ही सरदार की नीचे आती तलवार एक ही झटका खाकर हाथ से निकलकर कोने में जा गिरी। तलवार के फर्श पर गिरने से दूसरी झनकार उभरी जिसमें हमलावर की हिम्मत टूटने का तलाका भी शामिल था क्योंकि दूसरी तलवार की आबदार नोक बिजली किसी तेजी से सरदार की शहरक से आ लगी थी और वो पत्थर के बुत की तरह बेहिस्सू हरकत खड़ा था। उसने गर्दन हिलाए बगैर आंख चुराकर उस फरिश्ते अजल पर नजर डाली जिसने उसे बदस्तु पा कर दिया था। तुम्हारे हैरत और खौफ के गुमसुम होकर रह गया क्योंकि वो खुद इब्ने हर्ब था जिसकी तलवार की नोक इसकी शारक को छू रही थी। फिर मुसहरी पर कौन था? जल्दी से मुसहरी की जानिब देखा तो इस असना में अंबर और इब्ने हर्ब का गुलाम अब्दुल्ला दोनों उठकर फर्श पर आ गए और उसे एहतज़ा की नज़रों से देख रहे थे। ये लज्जा देने वाली सूरत जाहिर करती थी कि वो लोग इस खतरनाक खेल के लिए पहले से तैयार थे जिसे वो खेलने आया था। अचानक शारक पर तलवार का दबाव बढ़ गया और साथ ही इब्ने हर्ब की करख्त आवाज़ सुनाई दी। आदमी दुनिया में एक ही बार पैदा होता है लेकिन तुम 7 मरतबा भी पैदा हो जाओ तो मेरा सर खलीफा मोहसिद के दरबार में पेश न कर सकते। ये अल्फाज इस शुबे की तस्दीक कर रहे थे कि सरदार का राज कबल इस वक्त फाश हो चुका था। लिहाजा कमरे के मंजर में थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई। पलंग पर सुडानी कुनीज के साथ अब्दुल्ला को इस तरह लिटा दिया गया कि इस पर इब्ने हर्ब का ही शुबा हो और कमरे का दरवाज़ा भी जानबूझकर खुला दिखाया गया ताकि हमलावर को अंदर आने में आसानी रहे। लेकिन कमरा इसके लिए पिंजरा बन गया था। इब्ने हर्ब ने एक और इंकिशाफ किया। हमारे दोनों साथी जिन्हें तुम नीचे छोड़ आए थे इस वक्त तक गिरफ्तार हो चुके होंगे। अब तुम तीनों मेरे कब्जे में हो, लिहाजा जो कुछ मैं पूछूं इसका ठीक ठीक जवाब देना होगा। बताओ कौन हो तुम? सरदार को सांप सूंघ गया। उसका खेल खत्म हो गया था, बाजी उलट गई थी। अब यूँ चुपचाप था जैसे मुंह में जुबान ही नहीं। इस असना में बाहर कदमों की चाप उभरी। फिर शहजादी नजमुल्लैल कमरे में दाखिल हुई। पीछे पीछे इस रहदार को गुलाम मंसूर और कल्बी जवान कासिम इब्ने कासिम सरदार के दोनों साथियों को जकड़े बांधे आ रहे थे। उनके अक्ल में सुलेमान बिन आमिर, सरदार नुमान और काफले का कुरैशी सरदार अबू खत्ताब भी एक के बाद दीगरे अंदर आए। कैदियों की तलवारें छीन ली गई लेकिन इनके चेहरे बदस्तूर नताक में छुपे हुए थे। जब वो कमरे में आ गए तो शहजादी नजम के हुक्म पर अब्दुल्ला ने उनके चेहरों से नताक उतार दिए और नताक उतरते ही मालूम हो गया कि इनमें से एक दोमतुल जंदल के शुतुत्वा दस्ते का नायब मुअल्ला और दूसरा इसका साथी था। दोनों इस वक्त पकड़े गए थे जब असमावा की तरफ जाते हुए दोमतुल जंदल से चंद मील उधर बड़ी कल्ब की छोनी के शुतर सवारों से झड़प हो गई थी और इनका सरदार 4-5 साथियों के साथ भाग निकलने में कामयाब हो गया था।
दूसरे लम्हे सरदार के चेहरे से नताक नोच लिया गया और नायब सरदार मोल्ला ने बताया कि वो दोमतुल जंदल के शुतरसवार दस्ते का सरदार मालिक है। ये एक तुरफा इंकिशाफ हुआ था कि दोमतुल जंदल की छौनी के शुतरसवार दस्ते का सरदार अपने नायब और एक साथी समेत यमन हिजाजी कारवां में शामिल होकर फिस्ताद जा रहा था, बल्कि कारवां के मुहाफिज दस्ते का सरदार भी था। इब्न हर्ब ने तलवार की नोक इसकी शारग से हटा ली और कारवां के कुरैशी अमीर पर शक व शुबा की नज़र डाली। अबू खत्ताब इसका नज़र का मतलब समझ गया और बोला, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि सरदार मालिक की हैसियत से आगाह ना था। कसम को अपनी ढाल क्यों बनाते हो अबू खत्ताब? इसलिए कि मैं सादिक हूँ, लेकिन जिस शख्स की असल हैसियत से तुम वाकिफ नहीं, जिसे तुम जानते ना थे, उसे कारवा के मुहाफिज दस्ते का सरदार कैसे बना दिया? अबू खत्ताब ने बताया, वाली मक्का मालिक उसके 2 साथियों को मेरे पास भेजा और अपने रुक्के में इसकी बहादुरी की तारीफ के साथ सिफारिश भी की कि मालिक शुतरसवार मुहाफिजों का बेहतरीन सरदार साबित होगा। मैंने यमी ताजरों से मशवरा किया और इसे अपने मुहाफिज दस्ते का सरदार मुकर्रर कर दिया। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। अब सुलेमान बिन आमिर, जिसकी सराय में एक खतरनाक खेल खेला गया और सरदार मालिक भयानक जुर्म का इर्तिकाब करते हुए साथियों समेत पकड़ा गया था, इब्न हर्ब को तवज्जो दिलाई कि ये मामला बड़ा अहम और संगीन है। जुर्म तुलूनी मुमलिकत के अंदर अरीश की कारवा सराय में हुआ, लिहाजा इस मुकदमे का फैसला तुलूनी शहजादी नजमुल लैल करेगी। सब लोगों ने फिलिस्तीनी सरदार की इस बात को पसंद किया। शहजादी नजम मसनद पर बैठ गई और शाही कमरा इस वक्त एक अदालत में तब्दील हो गया। शहजादी ने सबसे पहले मंसूर को हुक्म दिया कि वो मुलजिम के बारे में बयान दे, जिस पर मंसूर ने बताया कि किस तरह कारवा के मुहाफिज सरदार मालिक ने उसे सरदार नुमान से गुफ्तगू करते देख लिया और बादशाह इसके बारे में पूछ कुछ करने लगा। उसे मालिक की नीयत पर शक हो गया। चुनांचे जब ये अपने नायब के साथ कमरे में चला गया तो वो भी दबे वो पीछे हो लिया। फिर कमरे की खिड़की से लगकर वो सारी बातचीत सुन ली जिसे अपने दोनों साथियों से की। मंसूर ने वो तमाम गुफ्तगू दोहरा दी जिसमें इब्न हर्ब को कत्ल और इसका सर खलीफा मौजूद तक पहुंचाने का मंसूबा तैयार किया गया। आखिर उसने कहा, मैंने अपने आका सुलेमान बिन आमिर और अमीर इब्न हर्ब को मंसूबे से आगाह कर दिया। फिर इस खेल का हर मंजर जो सरदार मालिक खेलने वाला था मंसूबे के ऐन मुताबिक तरतीब दिया, जिसके नतीजे में ये अपने दोनों साथियों समेत पकड़ा गया। मंसूर का बयान गोया फर्द जुर्म की हैसियत रखता था। मालिक इससे इनकार न कर सका। इसने पहली मरतबा जुबान खोली, अपने जुर्म का इकबाल किया और शहजादी से रहम की दरख्वास्त की। शहजादी साहिबा, मुझसे भूल हो गई, मैं अपने गुनाह का अकरार करता हूँ। आप जानती होंगी कि गुनाहगार का इकबाल जुर्म इसकी सिफारिश होता है। शहजादी ने इंसाफ की मसनद पर बैठी थी जवाब दिया, हम ये भी जानते हैं कि मूजी को इसकी ईजा देने से पहले मार दो और तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुके हो। मालिक का चेहरा तारीक हो गया, गिड़गिड़ाकर बोला, खुदा के नाम पर मुझे माफ़ कर दीजिए। शहजादी नजम का दूसरा जवाब भी लर्जा तारी कर देने वाला था। खुदा तुम्हें माफ़ कर सकता है, इसके इख्तियारात लामहदूद है, लेकिन हम माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे इख्तियारात महदूद हैं। कमरे में मौजूद सब लोगों ने जवाब सुना और समझ गए कि मालिक की ज़िंदगी पर खत्ते तनसीख फिर गया है। वो खुद भी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया। मगर शहजादी ने कहा, अगर ये बता दो कि तुम फिस्ताद किस मुहिम पर जा रहे थे तो तुम्हारी सज़ा में कुछ तखफीफ कर दी जाएगी। इसे कुछ हौसला हुआ। अगर मैं फिस्ताद जाने का मकसद बता दूँ तो आप मुझे बरी कर देंगी, अपने इनाम से नवाजेंगी। शहजादी का लहजा भी तब्दील हो गया। सरदार मालिक, ये बात गौर से सुन लो। अदालत बयान सुनती है, मुजरिमों को सज़ा देती है और अगर कोई बेगुनाह साबित हो तो उसे इनाम इकराम से नहीं नवाजती, सिर्फ बरी कर देती है। लेकिन तुम बेगुनाह नहीं, अक़दाम कत्ल के मुजरिम हो जिसकी सज़ा मौत है और इसमें तखफीफ सिर्फ उम्र कैद की हो सकती है। मालिक के चेहरे पर मायूसी छा गई। फिर मुझे सज़ा में तखफीफ नहीं चाहिए। गोया तुम फिस्ताद की मुहिम का मकसद बताने से इनकारी हो। अब मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। फिर हम कोई मज़ीद सवाल नहीं करेंगे। शहजादे अपने दाएं हाथ को बाईं जानिब हरकत दी, साथ ही इब्न हर्ब की तलवार हरकत में आ गई। क्योंकि इसके कत्ल का इशारा था, एक ही बार में मालिक की गर्दन कट गई। सर एक तरफ और बेसर का धड़ दूसरी जानिब गिरा, जो खून में लथपथ फर्श पर तड़पने लगा। इसके दोनों साथियों ने मौत का मंजर देखा तो कांप गए। अब मंसूर ने नायब सरदार उसके शहजादी को नजरअंदाज कर दिया। उसके साथी से मुखातिब हुई कि तुम फिस्ताद की मुहिम का मकसद बता सकते हो। वो सरदार के कत्ल का मंजर देखकर इस कदर बौखला गया था जैसे होशो हवास उड़ गए हों। गुमसुम होकर रह गया और कोई जवाब न दे सका या फिर जवाब देना ही न चाहता था। शहजादी ने अपना सवाल दोहराया कि वो फिस्ताद जाने का मकसद बताए। ये वजाहत भी कर दी, हम तुम्हें मजबूर नहीं करते। ये बात सिर्फ तुम्हारी मंजिल पर मुनहसर है कि जो कुछ हमने पूछा उसका जवाब दो या ना दो। वो कपकपाती आवाज़ में बोला, शहजादी साहिबा, मैंने सरदार मालिक को मना किया था कि वो इब्न हर्ब के कत्ल का इरादा तर्क कर दे। इसके बावजूद तुम इसके जुर्म में शरीक हुए और यहाँ से भाग निकलने पर तैयार हो गए। ये बात तुम्हारे मुजरिम ज़मीर की गवाह है। मुजरिम के चेहरे का रंग उड़ गया। शहजादे अपना हाथ इसकी तरफ लहराया
तुमने हमारे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। वो खौफजदा हुआ और बदहवास, या फिर जानता था कि अगर फिर जाने का मकसद बता दिया तो इसके जुर्म में मजीद इजाफा हो जाएगा। नायब सरदार की तरफ देखा, फिर आंखें नीचे करके खामोश हो गया और चुप साध ली। शहजादी इसकी खामोशी का मतलब समझती थी। इसने हुक्म दिया कि मुजरिम को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। इब्न हर्ब के गुलाम अब्दुल्ला ने इसे अपनी तरफ यूँ खींचा जैसे रस्सा खींचा जाता है और दूसरे लम्हे सर तन से जुदा कर दिया। तो मुजरिम अपनी सजा को पहुँच गए थे। अब सिर्फ नायब सरदार मुअल्ला बाकी था, जिसे शहजादी ने जानबूझकर इसलिए नज़रअंदाज कर दिया था कि अपने साथियों का इंजाम देख ले। अब वो सही जवाब दे सकता था। कहने लगी, वल्लाह, जब आदमी मर जाएगा तो ज़िंदगी की नेमतों से महरूम हो जाता है। हमारा ख्याल है तुम अभी मरना ना चाहोगे। आपका ख्याल दुरुस्त है शहजादी साहिबा, नायब सरदार ने जवाब दिया। मेरी आंखों के सामने मेरे 2 साथी हलाक कर दिए गए, इसलिए अब ज़िंदगी मुझे पहले से ज़्यादा अजीज़ हो गई है। शहजादी जानती थी इसका जवाब यही होगा। फिर हम फिस्ताद की मुहिम का मकसद जानना चाहते हैं। अगर मैं वो मकसद बता दूँ तो? शहजादी ने बड़ी बेरहमी से इसकी बात काट दी। जो कुछ पूछा जा रहा है सिर्फ इस बात का जवाब दो। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ज़िंदगी की तरफ और दूसरा मौत की तरफ जाता है। इनमें से एक रास्ते का इंतखाब तुम्हें खुद करना है। मैं जानता हूँ मामला बहरहाल आपके हक में ख़त्म होगा। बताने लगा, हम तीनों अमीरुल मोमिनीन के आज़ाद करदा गुलाम और ज़िब्तिया के अफसर अला बदर के हुक्म पर सफ़र कर रहे थे। हमें तुलूनी फ़ौजों के सरदार मोहम्मद बिन सुलेमान तक इसका एक ख़ास पैगाम पहुँचाना था, लेकिन अब तो इसका कोई इम्कान नहीं रहा। पैगाम क्या है? सिपा सालार हारून बिन खुमारविया पर जोर डाले कि वो किन्सरीन और अवासिम के सूबों से दस्तबरदार हो जाए और इसके बस 4,50,000 दिनार सालाना खराज अदा करे, वरना। नायब सरदार खामोश हो गया। शहजादी की आवाज़ कमरे में यूँ गूंजी जैसे किसी गुंबद की सदा गूंजती है। आगे बयान करो, वरना क्या होगा? जैश की तरह हारून बिन खुमारविया भी कत्ल कर दिया जाएगा। मुअल्ला ने अपना फिक्रा पूरा कर दिया और नजमुल लैल के होंठों पर एक चीख तलब गई। नहीं, बदर की लुग़त में नहीं का लफ्ज़ काट दिया गया है। नायब सरदार ने मजीद बताया, हम तीनों इसलिए फिस्ता जा रहे थे कि हारून इनकार करे तो हमें से कोई इसका नाम जिंदा इंसानों की फहरिस्त से काट दे। और ये काम हमारे सुपुर्द करने का मकसद ये था कि इस मरतबा तुलूनी लश्कर पर कोई इल्ज़ाम ना आए। बदर का मुतालबा सिर्फ ये है कि किन्सरीन और अब्बासियों को सौंप दिए जाए। वह अमीरुल मोमिनीन इनके वली अहद अबू मोहम्मद अली का नाम खुतबों में शामिल किया जाए। शहजादी साहिबा, ये भी गनीमत है कि इसने अपने नाम का खुतबा पढ़ने का मुतालबा नहीं किया, वरना तिरतूस में तो एक अरसे तक बदर ही के नाम का खुतबा पढ़ा जाता रहा है। हारून बिन खुमारविया की सलामती इसी में है कि वो किन्सरीन और अवासिम से दस्तबरदार हो जाए, वरना हम फिस्तात या अलकताए में नहीं जा सके तो बदर किसी और को भेज देगा। मैं बता चुका हूँ कि वो जिस काम का इरादा कर रहे उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ता। तो तुम लोग हारून को कत्ल करने के लिए भेजे गए थे? जो काम हमारे सुपुर्द किया गया था मैंने सही से बता दिया, जिसके एवज आप मुझे ज़िंदगी देने का वादा कर चुकी हैं। लेकिन अब सोचता हूँ आपने मुझे छोड़ भी दिया तो बदर नहीं छोड़ेगा, और अगर मैं कहीं रूपोश भी हो गया तो इसके ज़िब्तिया के कारिंदे मुझे बतने ज़मीन से भी ढूंढ निकालेंगे। अगर हम तुम्हें ज़िंदगी देंगे तो तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे। लेकिन ये बताओ, बदर मिस्र में अमीरुल मोमिनीन और इसके वली अहद के नाम का खुतबा कब जारी करना चाहता है? मुअल्ला इसके अल्फाज में छुपी हुई तंज को समझ गया कि मिस्र पर हमला कब होगा। इसने जवाब दिया, मैं ये तो नहीं जानता कि मिस्र के बारे में अमीरुल मोमिनीन या बदर का इरादा क्या है, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि असमावा की शिकस्त का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा और किलमती जमात का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये बात अगरचे मुश्किल कर देने वाली थी, मगर नजमुल लैल को इल्म था कि गुस्सा कमज़ोर और नासमझ को आता है, जबकि अक्लमंद गुस्से पर काबू पा लेते हैं। इससे भी अपने गुस्से को दबा लिया और जहर खंद के साथ बोली, खलीफा मुअज़्ज़िज़ का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इसकी अनवर नस्लें किलमती जमात को खराज पेश करेंगी। अब मुअल्ला ने एक और सनसनीखेज़ इंकिशाफ किया, शहजादी साहिबा, आपने असमावा की जंग बेशक जीत ली, लेकिन वही जीत जमात की तबाही का बाइस बनने वाली है। बदर के मशवरे पर अमीरुल मोमिनीन ने तहरीक किरामता की बेखबून उखाड़ फेंकने का फ़र्ज़ अहमद बिन तुलानी वाली बसरा को सौंप दिया है। जब हम मक्का मुअज़्ज़मा से मिस्र की जानिब रवाना हुए, उस वक्त बसरा का सालार अपनी फ़ौज लेकर असमावा की तरफ रवाना होने वाला था। वो वहाँ पहुँच चुका होगा या पहुँचने वाला होगा। किरामता की तकदीर का फैसला इसी मैदान में होने वाला है जहाँ शिबल ने जंग हारी थी। ये भी बता दूं कि अहमद बिन मोहम्मद ताई के एक जंगजू गुलाम का नाम भी शिबल है और जमात की सरकोबी के लिए इसी को सालार लश्कर बनाया गया है, ताकि अगर एक शिबल जंग हार गया तो दूसरा शिबल फतह के डंके बजाता वापस आए और नए अकीदा परस्तों को जो किरामता का अलम लेकर निकले हैं नीज़ तो नाबूद कर दिया जाए। मैं सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे आपकी जमात इसके मकसद से नहीं, सिर्फ आपसे हमदर्दी है। आप एक खूबसूरत उलून खातून है और मैं नहीं चाहता कि
आप किसी मुसीबत में मुब्तला हों। मुमकिन असमावा में कीमती कबीलों को तबाह बर्बाद करने के बाद अब्बासी लश्कर शाम के कबायली इलाके का रुख करे। नायब सरदार के सनसनीखेज इंकिशाफात ने शहजादे नजमुल लैल, इब्न हर्ब, बूढ़े फ़लस्तीनी सुलेमान बिन आमिर, सरदार नुमान और दूसरे लोगों पर भी हैरत का एक सख्ता तारी कर दिया। अगर मोल्ला की इत्तला दुरुस्त थी तो असमावा में बनु कुलैस और दूसरे कीमती कबीलों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। कमरे पर खामोशी छा गई क्योंकि सब चुप हो गए और कुछ सोच रहे थे। अचानक खामोशी में नायब सरदार की आवाज़ सुनाई दी, शहजादी साहिबा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? नजमुल लैल खामोशी और हैरत के भंवर से बाहर निकली। मुअल्ला, हम तुम्हारी जांबख्शी का फैसला कर चुके हैं। तुमने फिस्ताद के सफ़र का मकसद बता दिया, बल्कि असमावा के मुतल्लिक भी एक नई इत्तला दी। अब तुम फिस्ताद जा सकते हो, न मोहम्मद बिन सुलेमान से मिल सकते हो। बगदाद और दुमतुल जंदल की तरफ तुम्हारी वापसी खतरे से खाली नहीं। तुमने खुद बताया है कि जिब्तिया के कारिंदे तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, इसलिए अब तुम हमारे साथ बनी कल्ब चलोगे। नायब सरदार इस फैसले पर शशदर रह गया। और बनी कल्ब में मुझे हारिस अबू जफ़र की तरह कैद कर दिया जाएगा? नहीं, वहाँ तुम्हारी हैसियत मेहमान की होगी। अगर तुम्हें हमसे हमदर्दी है कि हमें खूबसूरत उलूमी खातून है, तो हमें भी तुम्हारी ज़िंदगी से दिलचस्पी है, इसलिए कि तुम एक रास्तगो आदमी हो। वो अल्लाह उसे हैरत की नज़रों से देखने लगा। आप मुझे कब तक मेहमान रखेंगी? मेहमान तुम हमारी मर्जी से बनोगे, लेकिन वहाँ से वापसी तुम्हारी अपनी मर्जी पर मुनहसिर होगी। शहजादी ने बताया, हम तुम्हें दिखाएंगे कि खलीफा मोहसिब जिस जमात को जड़ से काट देना चाहता है वो कहाँ तक फैल चुकी है। अगर अब्बासी लश्कर ने कबायली इलाके का रुख किया तो वादी शाम के हाशिए पर बसने वाले सराय बहादुर उसे काट फेंक देंगे। फिर भी अब्बासी लश्करों के मुकाबले में जमात की तादाद कम है। बेशक वो कसरत में है और हम किल्लत में, लेकिन किल्लत कसरत की जंग का फैसला सहरा में होगा और सहरा के दामन हमारे लिए कुशादा है। आपने कहा कि सहरा से मेरी वापसी मेरी मर्जी पर मुनहसिर होगी, ये हमारा वादा है और हम वादा खिलाफ नहीं है। फिर भी आपके साथ बनी कल्ब जाने के लिए तैयार हूँ, मगर वहाँ ज़्यादा अरसा क़याम नहीं करूँगा। अगर हम चाहें तो तुम वहीं क़याम करो। नायब सरदार मुअल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोशी इख्तियार कर ली। बाहर पोप हट रही थी और कारवां सराय से रवानगी का वक्त आ गया था। शहजादी नजम ने अपनी अदालत बर्खास्त कर दी। फिर मंसूर को हुक्म दिया कि वो कमरे से लाशें उठवाने का बंदोबस्त करे और सिर्फ सरदार मालिक का सर एक चरनी थैले में डाल दे। इसके बाद वो कल्बी सरदार से मुखातिब हुई, सरदार नुमान, रवानगी में देर मुनासिब नहीं। हम मोल्ला को तुम्हारा रफ़ीक सफ़र बनाते हैं, ये हमारा मेहमान है। सरदार नुमान का ख्याल था कि मालिक के ख़तरनाक खेल को इसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए शहरी नजम के अलावा इब्न हर्ब, अंबर, अब्दुल्ला, कासिम इब्न कासिम और कुछ दूसरे लोग भी रात भर जागते रहे हैं, इसलिए आज वो सफ़र मुलतवी कर देगी। लेकिन मौला ने असमावा के बारे में जो इत्तला दी थी, इनके पेश नज़र सफ़र और भी ज़रूरी हो गया था।